आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में वाक़ अयोध्या में साल 1992 में दिसंबर में बाबरी मस्जिद शहादत मामले में CBI की अदालत ने 27 साल बाद 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। इस मामले में साबिक़ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला रहे लाल कृष्ण आडवाणी, साबिक़ गवर्नर और यूपी के वज़ीर आला रहे कल्याण सिंह, BJP लीडर विनय कटियार, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और मध्य प्रदेश की वज़ीर आला रही उमा भारती मुलजिम हैं। CBI ने इस मामले में 49 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें से 17 की मौत हो चुकी है। वाज़ेह है कि मंगल को CBI की खुसूसी अदालत में दिफा और इस्तेग़ासा फ़रीक़ की तरफ से ज़बानी बहस पूरी कर ली गई है। अब CBI की खुसूसी अदालत को इस मामले में 30 सितंबर तक अपना फ़ैसला सुनाना है। 2 सितंबर से अदालत अपना फ़ैसला लिखवाना शुरू करेगी। खुसूसी जज सुरेंद्र यादव ने हुक्म दिया है कि फ़ैसला लिखवाने के लिए कागजात को उनके सामने पेश किया जाए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा मुनहदिम किया गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद मामले में कुल 49 FIR दर्ज की गई थी। एक FIR फैज़ाबाद के थाना राम जन्मभूमि में SO प्रिया वंदनाथ शुक्ला, जबकि दूसरे SI गंगा प्रसाद तिवारी ने दर्ज कराई थी। बाकी 47 FIR अलग अलग तारीखों पर अलग अलग सहाफ़ियों और फोटोग्राफरों ने भी दर्ज कराई थी। 5 अक्टूबर 1993 को CBI ने जांच के बाद इस मामले में कुल 49 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से 17 की मौत समात के दौरान हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़ाब्ते की ज़रूरत है, क्योंकि बेशतर चैनल्स सिर्फ TRP की दौड़ में लगी हैं और ये ज़्यादा सनसनीखेज़ होने जा रहे हैं। जस्टिस धनंजय Y चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने मंगल के रोज़ न्यूज़ चैनलों के डिबेट पर तल्ख तबसरा किया। अदालत ने कहा कि डिबेट में होने वाली बातें तौहीन आमेज़ हैं। अदालत उज़्मा का कहना था कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि सिर्फ एंकर ही बोलते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं और स्पीकर को खामोश कर देते हैं। ऐसे में मीडिया में सेल्फ रेगुलेशन का निज़ाम होना चाहिए। बेंच ने यह सख्त तबसरा सुदर्शन TV के प्रोग्राम बिंदास बोल के प्रोमो पर उठाए गए सवालात की समाअत के दौरान किया। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट को रेगुलेट करना मुश्किल है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। बेंच ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और उसने नशरियात से कब्ल पाबंदी के हक़ में नहीं है। बेंच ने कहा कि आज भी लोग शायद अखबार नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़रूर देखते हैं। अखबार को पढ़ने में हो सकता है मनोरंजन नहीं हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मनोरंजन भी है। बेंच ने खिच मीडिया हाउस की जानिब से सच मीडिया की जानिब से की जा रही मुजरिमाना मामलात की तफ्तीश का भी जिक्र किया। रियासती IT और शहरी तरक्याती वज़ीर KT रामाराव ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद एक आलमी सतह पर सराहा जाने वाला शहर के तौर पर उभरा है। वज़ीर KT रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद समेत दीगर कस्बों में तरक्याती कामों और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कानून साज असम्बली में खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासत बन चुकी है। तेलंगाना की शहरी आबादी 42.6% तक पहुँच गई है, यानी मुल्क की कुल शहरी आबादी सिर्फ 31.2% है। बढ़ती हुई शहरी आबादी के पेश नज़र 74 नई बल्दियात और 7 नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कायम की गई हैं। रियासत में कुल 142 म्यूनसिपालिटीज़ को डिज़ाइन किया गया है। माशी निज़ाम को मुस्तहकम किया जा रहा है और रोज़गार के मौक़े भी फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर माह GHMC को 78 करोड़ रुपए और दीगर म्यूनसिपालिटीज़ के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से असेंबली को वाकिफ़ करवाया। 74 కొత్త మున్సిపాలిటీలు 7 కొత్త మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. పట్టణ రూపురేఖలు సంతరించుకున్న 173 గ్రామ పంచాయతీలను వివిధ పట్టణాల్లో కలపడం జరిగింది. నేడు రాష్ట్రంలో మొత్తంగా 142 పురపాలికలకు రూపకల్పన జరిగింది. అత్యంత వేగంగా పుంజుకుంటున్న స్థిరాస్తి రంగం, చవకైన జీవన విధానం, కట్టుదిట్టమైన శాంతి భద్రతలు, గంగా జమున తెహజీబ్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చి పెట్టుబడులు పెడుతున్న కార్పొరేట్ కంపెనీలు, ఆకర్షణీయమైన ప్రభుత్వ పాలసీలు, మెట్రోపాలిటన్ జీవన విధానం, అనువైన భౌగోళిక వాతావరణం, ప్రజాదరణ పొందిన మెట్రో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ, మౌలిక వసతుల కల్పనతో ప్రపంచం మెచ్చిన గమ్యస్థానంగా విశ్వనగరంగా హైదరాబాద్ అవతరిస్తున్నది. రాష్ట్రంలోని
పట్టణాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పౌర సేవలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. విధులు నిర్వచించడమే కాదు, నిధుల కేటాయింపులు జరిగినప్పుడే అభివృద్ధి సాధ్యమని విశ్వసించి ప్రతి నెల జీహెచ్ఎంసీకి 78 కోట్ల రూపాయలు, ఇతర మున్సిపాలిటీలకు 70 కోట్ల రూపాయలు, మొత్తంగా 148 కోట్ల రూపాయలను ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా విడుదల చేస్తూ వస్తున్నది. ఈ రకంగా సాలీనా 1776 కోట్ల రూపాయలను రాష్ట్రంలోని పురపాలికలకు టంచనుగా విడుదల చేస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. పౌరుడు కేంద్రంగా చేసుకొని वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने वाजे किया कि रियासत में नवमौलूद बच्चों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कानून साज असम्बली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान वजीर ने नवमौलूद बच्चों की देखभाल से मुताल्लिक मेंबरों के जरिए उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से साल 2018 में की जाने वाली तशख़ीस में नवज़ायद बच्चों की देखभाल की खिदमत फराहम करने में तेलंगाना को मुल्क में दूसरा मुकाम हासिल हुआ। रियासत में नवज़ायद बच्चों की शरह 19 है और ये शरह कौमी सतह से कम है। रियासत में नवमौलूद देखभाल के यूनिटों के मामले में 29 नवज़ायद निगहदाश्त की यूनिट, नवज़ायद इस्तेकाम के 46 यूनिट और 562 नवज़ायद कैफ कार्नर हैं। उन्होंने कहा कि 29 मखसूस नवज़ायद देखभाल के यूनिट, 11 मजीद यूनिट और 2 ज़चगी और नवज़ायद देखभाल के यूनिटों को मंजूरी दी गई है। इन यूनिटों को नज़्म व नस्क़ में लाने के लिए काम जारी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ को सेहत के शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर ने वाज़ेह किया कि हम पहले ही रियासत में सेहत के शोबे को मुस्तहकम कर रहे हैं। సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన మదింపులో నవజాత శిశు సంరక్షణ సేవలను అందించడంలో దేశంలోనే తెలంగాణ 2వ స్థానంలో నిలిచింది. తెలంగాణలో నవజాత శిశువుల మరణాల రేటు 19గా ఉంది. ఇది జాతీయ సగటైన 22 కంటే తక్కువ. ఇతర వివరాలను అనుబంధం 1 సభాపక్షాన్ని ఉంచడమైంది. సికి సమాధానం రాష్ట్రంలో నిర్వహణలో ఉన్న నవజాత శిశు సంరక్షణ యూనిట్లు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి. ప్రత్యేక నవజాత శిశు సంరక్షణ యూనిట్లు 29, న్యూ బార్న్ స్టెబిలైజేషన్ యూనిట్లు 46, న్యూ బార్న్ కేర్ కార్నర్లు 562. డీకి అవునండి, ప్రస్తుతం ఉన్న 29 ప్రత్యేక నవజాత శిశు సంరక్షణ యూనిట్లను అదనంగా మరో 11 నవజాత శిశు సంరక్షణ యూనిట్లు 2 మాతా ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि हम आरोग्य लक्ष्मी प्रोग्राम के तहत हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को मुतनासिब खाना मुहैया किया जा रहा है। वजीर ने वाज़ेह किया कि इस पॉलिसी को शफाफ अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। कानून साज असम्बली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान वजीर ने आरोग्य लक्ष्मी स्कीम के निफाज पर मेंबरों के जरिए उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत दूध, अंडों के साथ साथ दालें और पत्तीदार सब्जियां फराहम की जा रही हैं। कोविड के पस मंज़र में नवमौलूद बच्चों की दूध को पूरा किया जा रहा है। इस पॉलिसी को मुल्क में किसी भी रियासत ने अमल में नहीं लाया है। ప్రభుత్వం ఆరోగ్య లక్ష్మి పథకం ద్వారా అదనపు నిధులను సమకూరుస్తున్నది. అర్హులైన గర్భిణీ స్త్రీలు, పాలు ఇచ్చే తల్లులకు 6 సంవత్సరాల కన్నా లోపు తక్కువ వయసు ఉన్న గల పిల్లలకు పౌష్టికాహారాన్ని సమకూర్చడం కోసం సమగ్ర శిశు సేవ పథకం ఐసిడిఎస్ యొక్క అనుబంధ పౌష్టికాహార కార్యక్రమం కింద 175 కోట్ల भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने ज़ाती मफाद की तकमील के लिए अवाम को मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। रुकन कानून साज काउंसिल एन रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने बरक़ी इस्लाहात पर एक मसवदा तैयार किया और तमाम रियासतों को रवाना किया है और तजावीज़ तलब की गई थी। ताहम TRS हुकूमत तेलंगाना मकन्ना में इस मसवदे के ख़िलाफ़ करारदाद को मंजूर करते हुए अवाम को गुमराह कर रही है और मरकज़ में बरक़ी की किल्लत के बास किसान परेशान हैं, जबकि मुल्क की 12 रियासतों में किसानों को मुकम्मल 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह ही से किसान खुशहाल हैं। उन्होंने किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह करने का ढंडोरा पीट रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल आने वाला है अभी ये ड्राफ्ट में ही है
अभी ये पार्लियामेंट में प्रवेश नहीं हुआ है। अभी ये राज्यों के सब लोगों को भेजा गया है उनके जो विचार हैं, उनके जो सूचनाएं हैं वो देने के लिए। लेकिन राज्य की सरकार, हमारे राज्य की सरकार, ये जानते हुए भी कि अभी पार्लियामेंट में नहीं रखा गया है, ये लोगों को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के विरुद्ध एक वातावरण बनाने के लिए लोगों को गलत प्रचार यही कर रही है कि आज हमारे इस विद्युत जो संशोधन बिल है ये जो है किसानों के प्रति, किसानों के विरोध है और जनता के विरोध है। ये ऐसा नहीं है। ये जो बिल है, ये जो हमारे देश में जो बदलाव हो रहे हैं, जो विश्व में जो बदलाव हो रहे हैं, दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, उसको देखकर इस संशोधन इस एक्ट को संशोधन किया गया है और ये भी सिर्फ ड्राफ्ट है। इस पर चर्चा पार्लियामेंट में होगी। उस समय टीआरएस के पार्लियामेंट मेंबर, उनको कोई आपत्ति हो तो वहाँ पर इसका जो ये प्रश्न उठा सकते हैं, अपनी आपत्ति बता सकते हैं। लेकिन ये सरकार, खासकर मुख्यमंत्री जी, तेलंगाना के लोगों को गुमराह करने के लिए कि ये जो केंद्र की सरकार है ये हमारे ऊपर इस बिल को थोप रही है, इससे लोगों को नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा, इस तरह की गलत बातें आज जनता में फैला रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करती है कि इस बिल के कारण आज विश्व में, दुनिया में जो बदल रहे जो सिचुएशन। रियासती वजीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने आज असेंबली में बताया कि फ़ोन करने पर सिर्फ निस्फ घंटे में यूरिया दस्तयाब होगा। अरकान असेंबली के हलकों में यूरिया का खैत हो तो फ़ोन करें। हुकूमत ने यूरिया के खैत का खात्मा कर चुकी है। मानसून के लिए 9 से 12 लाख मेट्रिक टन यूरिया का स्टॉक मौजूद है। मरकज़ी वज़ीर को चीफ मिनिस्टर KCR ने यूरिया की सरबराही पर कई बार तवज्जो दिला चुके हैं। उन्होंने कहा कि ओमान, रूस, चीन, दीगर ममालिक से 70% यूरिया हमारे मुल्क को आता है। रियासत में 1 करोड़ 42 लाख एकड़ पर ज़राअत की जाती है। रियासत में आबपाशी की वजह से ज़राई शोबा इस वक्त उरूज पर पहुँच चुका है। हुकूमत कोरोना लॉकडाउन के बावजूद यूरिया की सरबराही को यकीनी बना चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने 0 ओवर के तहत बात करते हुए हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि आलेर इनकाउंटर में हलाक होने वाले 5 मुस्लिम नौजवानों के अफराद ख़ानदान से इंसाफ करे। जिन पुलिस ओहदेदारों ने इन नौजवान वक़ार, जाकिर अमजद और दीगर का इनकाउंटर किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और 5 लाख रुपये के एक्स ग्रेशा दिए और रिपोर्ट SIT मुआवजा अदा करे। उन्होंने इनकाउंटर करने वाले पुलिस मुलाजिमिन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए इस बात पर सवाल किया कि क्या हुकूमत के पास मुसलमानों की जानों और खून की कोई अहमियत नहीं है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अकबरुद्दीन अवैसी के मसले को नोट कर लिया और उसका बाद में वो जवाब देंगे। मसला उठा रहा हूं और ये मसला होम मिनिस्टर साहब के ज़रिए मैं चाहता हूं कि इसका वो जवाब दें। सर, 7 अप्रैल 2015 को नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आलेर के मुकाम पर 5 मुसलमानों को एनकाउंटर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने मुतालबा किया था कि उन मासूमों को जिन जिन पुलिस वालों ने गोली मारकर उनको हलाक किया, उनकी जान ली, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे मुतालबे के बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि एक 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाएंगे जिसकी क़यादत संदीप शिंडलिया साहब करेंगे। 13 अप्रैल को बनाया गया था, ऐलान हुआ था, लेकिन आज तक भी वो SIT की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये SIT की रिपोर्ट कब आएगी। और सर, मैं ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जिस इल्जाम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में इनका एनकाउंटर किया गया और
जो रास्ते में वो लोग कोर्ट को जा रहे थे जिस केस के लिए, उस केस में सारे के सारे बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, क्या पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है किसी का? कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने असेंबली जीरो ओवर में ऐवान में 131 जियो पर अवाम के मुतालबात को पेश करते हुए कहा कि कोरोना लॉकडाउन से अवाम माशी हालात से परेशान हैं। अवाम ऐसे वक्त LRS के लिए भारी रकम अदा नहीं कर सकते। हुकूमत प्लाट्स को बगैर LRS के रेगुलर करने के बारे में गौर करे जिससे अवाम को राहत मिल सके, या हुकूमत LRS की फ़ीस में 50% कमी करे। LRS की अदायगी के लिए हुकूमत कम से कम 1 साल का वक्त दे। जग्गा रेड्डी के मुतालबे पर असेंबली में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने जवाब देते हुए कहा कि मैं इस मसले को रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव को वाकिफ़ करवाऊंगा। ఒక LRS 131 జీవోని తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ఆర్థిక పరిస్థితులలో ఈ కరోనా వచ్చిన సమయం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇప్పుడున్న ఆర్థిక పరిస్థితులలో డబ్బులు రాష్ట్రంలో ప్రజల దగ్గర ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవు అధ్యక్ష. ఇది ఒకసారి ప్రభుత్వము గమనించాలి. ప్రధానంగా ఏంటంటే ప్రజలు కొన్ని అంశాలు తెలియజేస్తుంది, ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకొస్తుంది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు రెగ్యులర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వడం ప్రజలు కూడా హర్షిస్తున్నారు. కాకపోతే ఆ 1000 రూపాయల రుసుము ఏదైతే కట్టించుకుంటున్నారో, కట్టించుకున్న తర్వాత డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు పబ్లిక్ దగ్గర ఉచితంగా చేసే అవకాశం ఉంటుందా అనేది ఒక డిమాండ్ ఉంది అధ్యక్ష. రెండవది, అలా లేని పరిస్థితులలో ఉంటే ఇప్పుడు मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने जीरो ओवर के तहत बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उर्दू को आम करते हुए तमाम महकमे जात के साइन बोर्ड पर उर्दू तहरीर करे। पाशा खादरी ने स्पीकर से ख्वाहिश की कि वो अपने चैम्बर में अपने नाम का उर्दू में बोर्ड लगाएं। उन्होंने हुकूमत की जानिब से उर्दू को फ़रोग दिए जाने वाले बाज़ इक़दामात की सिताइश की। 2014 से इस मसले में रियासती हुकूमत ने जो इक़दाम किए वो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया। ऐवान असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तवज्जो दिलाने पर चीफ मिनिस्टर साहब ने तेलंगाना में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा उर्दू को दिया, और उसका सबूत ये है कि 60 मुख्तलिफ महकमे जात में उर्दू के मुतरजम के तकर्रुरात अमल में लाए गए। आज भी हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद तवज्जो दीजिए कि हर जगह उर्दू के साइन बोर्ड की ज़रूरत है। तमाम दफातर में और अब सरकारी दफातर में और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के पर जो किलोमीटर के स्टोन लगे रहते हैं उसमें, और खुसूसन असम्बली के अंदर मोहतरम स्पीकर साहब आपके चैम्बर पर भी उर्दू की नाम की तख्ती होना चाहिए। उर्दू की अमलावरी के हर महकमे में पाबंद करना चाहिए। इसको अमली तौर पर ठोस सबूत और ठोस इक़दाम के ज़रिए इसको अमली शक्ल देना चाहिए, जो साबिक़ा की हुकूमतें नज़रअंदाज करती रही। आपके ज़रिए मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उर्दू के लिए बहुत बेहतरीन मौक़िफ़ का इख्तियार करते हुए 60 मुतरजम का तकर्रुर अमल में लाया। और उर्दू TRS पार्टी के रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा कि माह अगस्त और सितंबर के दरमियान रियासत में हुई शदीद बारिश के बाद प्राणहिता प्रोजेक्ट में इजाफी मकदार में सैलाब का पानी जमा हो गया है। उन्होंने रियासती कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए इससे मुताल्लिक़ तफसील बताने को कहा। అధ్యక్ష, దగ్గర దగ్గర ఒక్క రోజే 13 లక్షల క్యూసెక్ల ఫ్లడ్ వచ్చింది అధ్యక్ష. దానివల్ల మా కోటపల్లి మండలంలో వెంచపల్లి, సూపాక, జనగామ, ఆల్గామ, పుల్లగామ, సిర్సా, అన్నారం, అర్జునగుట్ట, దేవులవాడ, రాంపూరు, రావుల कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी की जानिब से कानून साज असम्बली में यूरिया से मुताल्लिक़ दी गई वजाहत पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल रियासती हुकूमत की जानिब से 1 माह के कोटे के तहत 2.5 लाख टन यूरिया की ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ से सिर्फ 80,000 टन यूरिया हासिल होने की बात कहते हुए एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने इस पर वजाहत मांगी। కోరుతా ఉన్నా, ఈరోజు మన బఫర్ స్టాక్ ఎంత ఉంది? అనేక జిల్లాల నుంచి రైతులు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్న వైనం మనం పేపర్లో చూస్తూ ఉన్నాం. మొన్న సిద్దిపేటలో, వికారాబాద్లో, రంగారెడ్డిలో మరి అక్కడ స్టాక్ జీరో ఉన్న తరుణం కనబడ్డది. ఈరోజు కంపెనీల వద్ద ఎంత స్టాక్ ఉంది, డీలర్ల వద్ద ఎంత స్టాక్ ఉంది, సొసైటీల వద్ద ఎంత స్టాక్ ఉంది, మార్కెట్ దగ్గర
మాకున్న సమాచారం మేరకు కేవలం 16,000 టన్నులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయని మాట వాస్తవమా? ఈరోజు మార్కెట్ వద్ద మరి నిల్వలు ఎక్కువ ఉండాలి. ఇప్పటివరకే చాలా సందర్భాల్లో చూసాం. మొన్న రబీ సీజన్లో కూడా రైతులు అనేక ఇబ్బంది పడ్డారు అధ్యక్ష. కటింగ్ పేరు మీద ప్రతి బస్తాకు 4-5 కేజీలు. मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने जीरो ओवर के तहत बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि लॉकडाउन के दौरान मोटरसाइकिल गाड़ियों पर जो चालानात आयद किए गए हैं वो माफ़ करे और फौरी तौर पर जो गाड़ियां जब्त किए गए हैं वो और कागजात वापस करे। उन्होंने हेलमेट के नाम पर आयद किए जाने वाले जुर्मानों के सिलसिले को बंद करने के लिए कहा। रखे गए और लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो रिलैक्सेशन दिया जाता था, उस रिलैक्सेशन में जब लोग ज़रूरत के खातिर अपने घरों से बाहर निकलते तो उनको चारशंबे की अवलीन सातों में एक रिजर्व सब इंस्पेक्टर की बंदूक खुद ब खुद जलचाने के बाद इसकी मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या कुत्तागुडम ज़िले में पेश आया। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मुताबिक पुलिस चेन्नापुरम जंगलाती इलाके में जो चेरला पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ है और पुलिस की तलाशी मुहिम जारी थी। इस तलाशी के दौरान RSI आदित्य की AK-47 की मिस फायरिंग की वजह से वो बरसर मौका ही हलाक हो गया। आदित्य 25 बरस का था और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। पुलिस ने उसकी लाश को दरियाए भद्राचलम के एरिया अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया है और आगे की तहकीक़ात जारी हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ मनादिर में देवी देवताओं के मुजस्समों को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। हाल ही में अंतर्वेदी मंदिर में एक रथ में आग लग गई थी। इन सब वाक़यात से भक्तों में गम और गुस्सा भी कम नहीं हुआ था कि विजयवाड़ा में एक और वाक़या पेश आया। विजयवाड़ा के नडमानारू में वाक़ साईं बाबा के मुजस्समे को नामालूम शरपसंदों ने नुकसान पहुंचाया। मुंतज़िमीन ने बताया कि शरपसंदों ने साईं बाबा के सर और पैर को अलग करके मंदिर के बाहर फेंक दिया। ये वाक़या कल आधी रात को पेश आया और पिटमेट पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मामला दर्ज करके पुलिस ने तहकीक़ात का आगाज़ किया। सर्कल इंस्पेक्टर सुरेश रेड्डी ने टूटे हुए मुजस्समे का मुआयना किया और अतराफ़ में लगे हुए CC फुटेज की छानबीन कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस वाक़े पर भक्त गहरे दुख और तशवीश का इजहार करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। एक 36 साल बैंक मैनेजर के सीताराम राजू के अफराद ख़ानदान ने उसके 8 आज़ा अतिया देकर 8 लोगों की ज़िंदगी बचाई। सीताराम राजू एक हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गया और वो लकड़ी का पुल के करीब वाक़ ग्लोबल अस्पताल में ज़ेर इलाज था। डॉक्टरों ने बताया कि उसका दिमाग मर चुका है। चुनाचे रियासत की जानिब से चलाए जाने वाले जीवन दान आर्गन डोनेशन तंजीम सीताराम राजू के ख़ानदान वालों को कामयाब तरगीब दी, जिस पर वो सब राज़ी हो गए। तो पीर को हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन चैनल के ज़रिए सीताराम के आज़ा को शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में शरीक मरीज़ों तक पहुंचाने में मदद की। चुनाचे ग्लोबल अस्पताल से केयर अस्पताल तक का 3.6 किलोमीटर के फासले को सिर्फ 4 मिनट में तय करते हुए सीताराम राजू के कलीजे को ग्लोबल अस्पताल से किम्स अस्पताल को सिर्फ 6 मिनट में मुंतकिल किया गया और 7.6 किलोमीटर फासला 6 मिनट में तय किया गया। सीताराम राजू शोलापुर में यूनियन बैंक में बहैसियत मैनेजर काम करता था। 11 सितंबर को हैदराबाद आते वक्त शोलापुर के नवाह में उसकी कार हादसे का शिकार हो गई थी। वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया था। उसके दोनों गुर्दे और कॉर्निया, दिल, कलेजा और फेफड़े मुख्तलिफ लोगों को देकर उनकी ज़िंदगी बचाई गई।
कनकदुर्गा मंदिर के ओहदेदारों ने बताया कि मंदिर में रखे हुए 3 चांदी के शेर गायब हो गए हैं। ये चारों शेर मंदिर के रथ के चारों तरफ नस्ब किए गए थे। विजयवाड़ा में इस सिलसिले में जब इत्तला मिली तो रियासती वजीर एलमपल्ली श्रीनिवास ने 4 शुबे के रोज़ मंदिर पहुंचकर रथ का मुआयना किया और इस बात का इंकशाफ किया कि दुर्गा मंदिर के चारों शेरों में से 3 शेर मौजूद नहीं हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि मंदिर में मौजूद रथों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर ने सोमू वीराजू मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर रथ के शेरों के गुम हो जाने पर नाराज़गी जताई। उन्होंने याद दिलाया कि बेशतर मंदिरों में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के ज़रिए इंतजाम कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि YSR कांग्रेस की बरसर इख्तिदार आने के बाद रथ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वज़ीर ने कहा कि महकमा महसूलात की एक कमेटी में तरतीब दी गई है जो इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए क़ायम की गई है। अपोजिशन जमात इस वाक़े पर सख्त तनक़ीद कर रही हैं और पूछ रही हैं कि हुकूमत ने इस वाक़े पर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत ने ट्रांसजेंडर्स यानी ज़नख़वाहों को खुशखबरी दी है और इनके साथ बेहतर सलूक का मुजाहरा करते हुए कहा कि आमतौर पर ट्रांसजेंडर्स आम लोगों से दूर रहते हैं और ज़्यादती का शिकार होते हैं। हुकूमत ने उन्हें परेशानी और भूख से ना मरने देने का फ़ैसला किया है। अब हुकूमत ने राइस कार्ड जारी करने का फ़ैसला किया है। इसके लिए गांव के रज़ाकार तंजीमों के ज़रिए ट्रांसजेंडर लोगों की शनाख्त की जाएगी, जिसके बाद इन अफराद को गांव और वार्ड सेक्रेटेरिएट में कार्ड के लिए दरख्वास्त देना होगा। उन्हें 10 दिन के अंदर राइस कार्ड दिया जाएगा। इन राइस कार्ड्स के हुसूल कुनिंदा तमाम फलाही स्कीमात से इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। एक खौफनाक और अजीब व गरीब वाक़े में कोरोना के मुश्तबा मरीज़ ने एम्बुलेंस गाड़ी को आग लगा दी। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले प्रकाशम के ओंगोल पुलिस स्टेशन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हिस्ट्री शीटर सुरेश को पुलिस स्टेशन तलब किया गया क्योंकि 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ने मुतल्लिका पुलिस से शिकायत की थी कि सुरेश बार बार 108 एम्बुलेंस को रॉन्ग कॉल्स कर रहा है। पुलिस की पूछगछ में पता चला कि मुलजिम जहनी खराबी से मुतासिर है क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन के शीशों को तोड़ दिया। बादशाह पुलिस ने उसको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तलब की। उसने एम्बुलेंस गाड़ी में स्पिरिट को डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते एम्बुलेंस गाड़ी जलकर खाकिस्तर हो गई। जब पुलिस ने इसको जलती हुई एम्बुलेंस गाड़ी से उतरने की हिदायत दी तो उसने अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर दी। बादशाह पुलिस ने उसको खींचकर बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड की इत्तला दी, जिसने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम उस वक्त तक एम्बुलेंस से गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। सुरेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बढ़ती हुई तादाद के साथ इस जानलेवा वबा से निजात पाने वालों की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 82,000 से ज़्यादा अफराद रोबा सेहत याब हुए हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना से शिफायाब होने वालों की ये रिकॉर्ड तादाद है। ताहम इसकी अफसोस की बात यह है कि इसी अरसे के दौरान रिकॉर्ड 1290 कोरोना मरीज़ों की मौत भी हुई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से आज जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस को मात देने वालों की तादाद 82,961 से बढ़कर मजमूई तादाद 39,42,361 हो गई है, जबकि 1,290 मुतासिरा अफराद की मौत हो गई, जिससे हलाक शुदगान की तादाद 82,066 हो गई। उसी अरसे के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मज़ीद 90,123 नए केसेस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 50,20,360 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना के 2,273 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस तरह बहैसियत मजमूई केसेस की तादाद 1,62,844 हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 12 अमवात हुई हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 996 हो गई है। 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 2,260 मरीज़ रूबा सेहत हुए, जिसके बाद रूबा सेहत होने वालों की तादाद 1,31,047 हो गई है। GHMC हुदूद में सबसे ज़्यादा
325 मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद ज़िले रंगारेड्डी में 185, नलगोंडा में 175, मेडचल मलकाजगिरी में 164, करीमनगर ज़िले में 122 और वरंगल अर्बन में 114 मामला दर्ज किए गए। बाकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।